हेलो हेलो। इसलिए क्योंकि हमारा कोर्स बहुत शॉर्ट है। ठीक है, अच्छा चलो और थोड़ी सी और बातें करते हैं भाई। आइए जरा बड़ी भाई। बात है। अच्छा वैसे इस वक्त आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का नेट खराब होने वाला होगा। नहीं सर, मेरा नेट नहीं होगा खराब। अच्छा क्यों भाई, इतनी इससे श्योरिटी से कैसे कह सकते हो आप? सर स्ट्रॉन्ग फाइबर लगवाए हुए हैं। ओहो चलो माशाल्लाह भाई। मैंने कल की साइड पे लिए अब मेरा दिल नहीं कर रहा। कौन कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है? आई मीन कौन बात कर रहा है? ये थोड़ा सा इजी इजी करके बात करें, मुझे आवाज़ नहीं आई। अच्छा वैसे एक बात मैं बताऊं, स्ट्रॉन्ग फाइबर भी जो है, जो नेट वो हासिल कर रहे हैं वो भी तकरीबन पीटीए से हासिल कर रहे हैं। तो अगर पीटीए का बंद हो जाएगा नेट तो सबका बंद हो जाएगा। तो खैर नहीं आओ, ये जस्ट एक बताने वाली बात है। जब आप लोग इंशाल्लाह ताला आगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो आपको ज़रा मज़ा आएगा और वहाँ पर आप लोग ये बातें सारी सीखोगे। खैर अभी हम लोग जस्ट बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें, और कोई बात नहीं है। अच्छा और कौन है भाई हमारे साथ? नया बच्चा एक और था, फैजान। फैजान ये 8 क्लास वाला फैजान है, ये कोई नया बच्चा है भाई? फैजान जरा अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा भाई। जी फैजान। फैजान नाराजगी है बेटा हमसे? कुछ नाराज हो गया मुझसे? चलो अच्छा कोई बात नहीं भाई। चलो आओ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे मज़ेदार सी बात है कि भाई माशाल्लाह से आप लोगों के 7 सब्जेक्ट्स हो गए। किस किस को ज़रा खुशी है? नेट का इशू है सर? अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है मौसम की वजह से होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो इश्यूज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। बारिश होती है, ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है, मसले वाली बात नहीं। और वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा वो बारिश होती तो पानी तो आता ही है बेटा। पीटीसीएल का, हाँ देखो बेहतरीन नेट। बेटा तुम्हारे सबर को सलाम है फैजान, तुम्हारे सबर को सलाम है कि तुम पीटीसीएल का नेट इस्तेमाल कर रहे हो बेटा। अच्छा मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, मैंने पीटीसीएल का नेट लगवाया था तकरीबन कुछ 2 साल पहले रमजानों में। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप लगा के देखें, बड़ा अच्छा नेट है। हमने कहा चलो भाई लगा के देख लेते हैं। माशाल्लाह इतना नमाजी परहेजगार नेट था, तरावी के बाद फिक्स 11 बजे आता था और 4 बजे चला जाता था। इतना कोई अच्छा नेट था वो माशाल्लाह से। तो ऐसा भी होता है भाई। फैजान वैसे सलाम है भाई तुम्हारी अजमत को। अच्छा हाँ भाई सादिया, तुम्हारी ग्रुप मेंबर्स कहाँ हैं सादिया? भाई मेरी तरफ से आप लोग सब के सब अनम्यूट हैं। आप लोग अपने अपनी माइक्स को अनम्यूट रखें ताकि हम लोग बात कर सकें, क्योंकि बगैर बात किए मैं पढ़ाने में ज़रा मसला करता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ अपने अपने माइक को अनम्यूट रखें। अच्छा जी चले आइए। वैसे थोड़ी सी बात करें, पढ़ाई की स्टार्टिंग करें या क्या करना है अभी? किसका पढ़ने का दिल कर रहा है इस वक्त, और वैसे भी इस मौसम में? अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान। अब यरसम 9 से 9:40 पे 2 वक्त की ड्यूटी लगा दी। 9:40 से 11 बजे भी नादिया को मैंने 11 से बाद मिर्जा का ऑफ है, लेकिन क्या करें मजबूरी है ना। अब इसी तरीके से 9 से 10:30 बजे 4 से 5 में अर्शीला को मिर्जा को बुला लो। हाँ भाई बच्चों, सही है बस। तो असल में 3 क्लासेस है। अच्छा जी। लाइबा अब्दुल कदीर का इन्होंने मुझसे बात कर ली थी, कोई बात नहीं। अल्तमश, अल्तमश, अरे हाँ अल्तमश एक बात बताओ बच्चे। जी सर। हाँ तो पढ़ने वढ़ने का कोई इरादा है या नहीं? सर पढ़ लूँ मैं तो। क्या पढ़ रहे हो बेटा?
सर मैं 5th जनरेशन तक पहुंच गया हूँ। अरे माशाल्लाह, समझ में आया कुछ? सर समझ में तो आ गया, याद भी कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अल्तमश पढ़ाएगा भाई मेरी गैर मौजूदगी में, ठीक है? चलो हम जी लोग सर। स्टार्ट करेंगे बेटा अभी इंशाल्लाह ताला। भाई देखो, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, सारी बातें भी करते हैं हम लोग, थोड़ी सी बात पढ़ाने की भी कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा भाई देखो, माशाल्लाह से जैसे कि आप लोगों को मालूम है बच्चों, हमारे पास जो है, आपके पास आपकी बुक के अंदर जो आप लोग इस वक्त जो बुक फॉलो कर रहे हो, उस बुक के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है? उस बुक के अंदर बेटा 8 चैप्टर हैं। बिस्मिल्लाह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, मगर आपकी बुक जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। वैसे ही छोटे छोटे से चैप्टर थे, अब और कंसाइज कर दिए गए हैं, तो अब सिर्फ 5 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ने हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 ये कंटिन्यूटी के अंदर है, और फिर चैप्टर नंबर 7 वो बेसिकली 5 के तौर पर गिना जाएगा। और बाकी के जो मज़ेदार चैप्टर हैं, जो ज़रा मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर हैं, वो मैट्रिक में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, जो कि 5 6 और 8 बचते हैं। अल्लाह करे कि भाई आप लोगों की बुक चेंज हो जाए। वैसे सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर की बुक चेंज होगी, बट किसी को नहीं पता कि कब होगी, ठीक है? तो बहरहाल दुआ करो कि चेंज हो जाए, क्योंकि आपकी बुक अप्रॉक्सीमेटली 20 साल पुरानी है। तो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होगी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो भाई। मज़ेदार नहीं है बुक, क्लियरली बताऊं तो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बट इसके अंदर इनके बेसिकली आउटडेटेड है बुक, ठीक है? तो खैर आगे बात करते हैं भाई। अब पेपर पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा कि पेपर पैटर्न कैसा है और कैसा नहीं है। हमारे पास इस वक्त जो पेपर होगा बेटा इसका, वो अच्छा अभी भी इसका पेपर पैटर्न जो है वो डिसाइडेड है, बट अभी हमारे पास इसका पेपर पैटर्न का जिसे कहते हैं कि एक मॉडल पेपर नहीं आया, तो इस वजह से मैं पुराने पैटर्न को दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि हमारे पास मॉडल पेपर अभी नहीं आया। अच्छा देखो भाई, 15 एमसीक्यूज होंगे हमारे पास इसके अंदर, जो कि 30 मिनट के होंगे और कंपलसरी करने होंगे। फिर सेशन बी हो जाएगा जिसके अंदर 9 क्वेश्चन आंसर करने होंगे 36 नंबर के। अच्छा, और उसके बाद आपके पास सेक्शन सी है जिसके अंदर आपने 6 करने होंगे। ये मैंने एक सरसरी सी बात बताई, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहां पर। आई मीन एक वैसे बात बता देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। देखो ये बच्चों, हमारे पास बेटा इस वक्त जो आपका बायो का और कंप्यूटर का पेपर जो चेंज हुआ है, वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि वो 65 नंबर का पेपर बन चुका है, ठीक है? 65 नंबर का पेपर बन चुका है, और इसके अंदर से अब एमसीक्यू सेम है, बस लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स ये 2 चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि भाई ये चीज़ें हैं, बाद में आप लोगों को मसले मसाइल हों। तो अब हमारे पास चैप्टर भी कम है भाई। चैप्टर हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 और 7 चैप्टर हैं अप्रोक्सीमेटली। पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग कर लेंगे। वैसे भी मैं आपको एक बात और बताऊं कि भाई हमारे पास जो नॉर्मल बुक इस्तेमाल करते थे हम लोग, जब पहले 8 के 8 चैप्टर पढ़ाने होते थे, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स के अंदर ये बुक खत्म हो जाती थी, अगर तफरियां कर करके भी पढ़ाओ तो, ठीक है? बट अब ये 8 चैप्टर्स होते थे, मतलब उसके अंदर 3 चैप्टर्स और होते थे, बट अब वो नहीं है चैप्टर्स। तो अब ये बुक अगर पढ़ने पे आए हम लोग तो तकरीबन 2 मंथ्स के अंदर हो सकती है खत्म। तो इसलिए हम लोग बहुत स्लो लेके चलेंगे, ताकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई सारी जो परेशानियां हैं वो क्लियर हो जाए, समझ में आई बात? ठीक है भाई, कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ मसला कर रहा हो, कोई परेशानी है किसी भी हवाले से आप लोगों को फ़िलहाल, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सबको म्यूट करने का आज़ादी दी हुई है मैंने आप सबको। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। जी बच्चे सादिया, आपका माइक खुला था, बोलो क्या कह रहे हो बच्चे? चेक कर रही थी। अच्छा चेक करी थी कि मैं बोल सकती हूँ कि नहीं? चलो अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सादिया कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें पढ़ के? पढ़ के? मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ वो तो मुझे अंदाजा है बेटा, तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद है मुझे। मगर ये तो बताएं बेटा कि कैसा लग रहा है कंप्यूटर साइंस में आके। वैसे एक बात बताओ, क्यों आई थी तुम बेटा कंप्यूटर साइंस में?
अच्छा भाई मुबश्शिर बेटा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो बच्चे कंप्यूटर हैं, ये बाकी सारे ये मुझसे 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी आप लोग कोचिंग वाले हो उनसे मैं बात क्लियर कर दूं कि ये लोग मुझसे 8 क्लास में स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इनसे ज़रा ज़्यादा फेमिलियर हूँ। ठीक है, मैं इनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग से भी इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो आप लोगों से भी ऐसी करेंगे बातें, नो इश्यूज एट ऑल। हाँ भाई सादिया, जल्दी से बताओ भाई, क्यों ली थी तुमने कंप्यूटर साइंस? जी कंप्यूटर सर, आप इतने बड़ी रीजन है, बाकी फिर छोड़ा है क्या 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 क्या, सॉरी? सर। टीचर सही नहीं है, बायो समझ भी नहीं आता ना, मुझे डायग्राम बनती है, इसीलिए मैंने लिया। और अच्छा, इससे पहले तुमने मेरी तारीफ की थी। कंप्यूटर सारे जा रहे थे, मैं भी आ गई, वाह। लेकिन आपको फील नहीं हुई, इसीलिए फिर मैंने चलो अच्छा यार, खैर अल्लाह आसानी करे भाई तुम लोगों के लिए। वैसे अगर बुक चेंज होती तो क्या ख्याल है, बुक चेंज होनी चाहिए शादी या नहीं? हाँ बेटा, क्या ख्याल है, बुक चेंज होनी चाहिए, यस और नो? हम्म। हो जाए अब। वैसे ये अच्छा, पढ़ी नहीं है तो समझाना नहीं है। हाँ ये तो है, आसान सी बुक है। नहीं। अच्छा, आए भाई आपकी दोस्त उमैमा से बात करते हैं। हाँ भाई उमैमा बाजी, कैसी हैं आप? सॉरी ठीक है सर। बच्चे, प्लीज प्लीज दोबारा से। सर अच्छा चलो खैर, अल्लाह अच्छा करेगा बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, पता नहीं आपकी वॉइस ज़रा कट रही है, या पता नहीं नेटवर्क इशू है, आई डोंट नो। खैर अच्छा, मैं नेट चेंज करवा लो अपना। हाँ बिल्कुल करवा लो। अच्छा, हाँ भाई उमैमा बाजी, कैसी हैं आप? अच्छा वैसे अरे हाँ चले हैं ज़रा थोड़ा सा और, अरे अलिशबा शाकिर भी हैं हमारे पास। हाँ भाई अलिशबा शाकिर, कैसी हैं आप? सर फेयर एंड लवली। क्या क्या कह रहे हो बेटा? ये लाइबा जावेद कितनी बार आएगी, मतलब तकरीबन कुछ 10 से 12 मरतबा आ चुकी है लाइबा मैं जावेद, नेट आती चेंज जाती करवा रहती लो अपना। है। हाँ बिल्कुल, नेट चेंज कराओ बेटा, अच्छा चलेगा। ठीक है। उनका अच्छा अच्छा भाई, फैजान रहीम, फैजान उनका रहीम कोई 2 बार है मसला हो रहा है। बेटा, फैजान रहीम 2 बार है, कौन सा है? आई मीन एक ही बच्चे की 2 आईडीज हैं, ये क्या सीन है बेटा? फैजान रहीम मैसेज कर सकते हैं भाई आप? मैसेज आया है भाई फैजान का, सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अरे हाँ बच्चे, लेट मी सी यार, फिर से दोबारा से, 1 मिनट रुको। सर मुझे तो सही आ रही है। अच्छा मतलब अब अब्दुलरहमान बेटा तुम अपना नेट चेंज करवा लो, सादिया का ये कहना है ना? अच्छा फैजान बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है बच्चे, बोलो क्या बात है, मैसेज कर दो। हम्म? फैजान बच्चा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, जरा जल्दी से बताएं क्या बात है, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैसेज कर दो अगर कोई प्रॉब्लम है बोलने में तो। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा हाँ, ये मुबश्शिर से मैंने नहीं पूछा, मुबश्शिर बेटा आवाज़ आ रही है आपको? ज़रा अपने आप को अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं मुझे कि क्या हाल अहवाल है आपके, और आपने कंप्यूटर साइंस क्यों लिया है? सॉरी, कुछ कह रहे हो बच्चे? यार कंप्यूटर में और बायो में जब डायग्राम बसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है। ऐसे अमूमन लोग बायो को डायग्राम्स की वजह से छोड़ते हैं, मगर मैं आपको पर्सनल बताऊं बेटा, इतनी भी डायग्राम्स नहीं है, मुश्किल से कुछ 12 डायग्राम्स हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, मैंने पढ़ी है इस वजह से बता रहा हूँ मैं,
क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने वो साइड में वो भी पढ़ी, मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। खैर अच्छा जी, चलो अब भाई थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग आगे की। अब आगे की क्या बातें हैं, लेट मी सी, फिर ज़रा मिल बांट के पढ़ते हैं भाई। अच्छा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा वो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस वाइज के अंदर आपका पहला चैप्टर आपके सामने है कि हमारे पास ये चैप्टर होगा जिसके अंदर से ये मेजर चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है, पढ़नी है, ठीक है, ये मेजर चीज़ है। मगर एक बात याद रखो बेटा, इन मेजर चीज़ों के अंदर से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी निकलती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बातें करेंगे, साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है जी। मैं सब कुछ छोड़ के आज मैं आप लोगों को एक नन्ही मुन्नी सी बातें बताऊंगा। और मैं बेटा आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से शोर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इस नन्ही मुन्ने वर्ड की बात करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से सबसे मुश्किल नाम किसका है? जरा हैंड रेज करो जिसको अपना नाम सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। कोई है ऐसा जिसको अपना नाम सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? या चलो एक काम करते हैं, अल्तमश, हाँ ये नाम जरा मुश्किल है। जी सर। मुश्किल नहीं है? है। अच्छा अल्तमश, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है बच्चे? सर वो एक बादशाह के नाम पे रखा गया था। अच्छा चलो ठीक है, तो उस बादशाह के नाम का मतलब क्या था बेटा? अब मैं कैसे जान सकता हूँ। बेटा असल में तो वो भी नाम तुम्हारा ही तो है। चलो अच्छा, खैर, जैसे बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं करो यार कि हम लोग बिल्कुल ना पढ़ें। हम लोग पढ़ेंगे, तफरियाँ भी करेंगे, ज़्यादा हम लोग तफरियाँ करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा कोर्स बहुत कम है, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बेटा माशाल्लाह आप सबके बहुत अच्छे अच्छे से नाम है, ये अल्तमश का नाम मैंने इस वजह से रखा क्योंकि ये ज़रा मुश्किल सा नाम है। अब हम मैं जो बात ये करने लगा हूँ बेटा कि जैसे आप सबके नाम का कोई ना कोई मतलब होता है, इसी तरीके से बेटा ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये भी तो किसी ना किसी चीज़ का नाम है। तो ये किस चीज़ का नाम है इसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, इसके मीनिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है। क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? अगर कोई चाहता है तो आप मुझे बताइए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप सबको। वैसे मैं सबको ही अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोगों के ऊपर है। हाँ भाई अलिश भाई शाकिर, यस और नो, आई मीन पता है नहीं, या कोई टिक्का लगाओ मुसलमानों। सॉरी पता नहीं, चलो गुड। अल्तमश पता है भाई, बता सकते हो कोई भी मेमोरी गेस? सर। मेमोरी, आपने क्या कहा बेटा? मेमोरी। मेमोरी, ठीक है। हाँ भाई सर सादिया। सर मिल ही नहीं रहा बुक में। बेटा बुक में नहीं है, इवन दो मैं आपको इस वक्त बुक खोली भी नहीं है, मैंने आपको बुक खोलने का कहा है, मैंने बुक भी नहीं खुलवाई। अभी तो हम लोग सिर्फ बातें करेंगे इस क्लास में, और अगली क्लास में भी हम लोग सिर्फ यही बातें करते रहेंगे कि आई मीन बुक के अंदर की भी बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, ठीक है। तो जरा चिल मारो, सुकून से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ मुबशिर कह रहा था शायद बताने का। बच्चे थोड़ा सा माइक करीब करके बोलना बेटा, ठीक है। सर कंप्यूटर जो है वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है जिसके मतलब है कैलकुलेट करना। अच्छा आपका कहने का मतलब है भाई कि ये वर्ड कंप्यूट से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है कैलकुलेशन। अच्छा फैज़ान ने हमें जो है ये कहा है कि भाई फैज़ान ये कहना है, ये कौन डांट खा रहा है? अच्छा अलिश भाई शाकिर, पता नहीं कौन डांट खा रहा है, खैर एनी हाउ। अच्छा जी भाई मुझे नहीं पता कौन डांट खा रहा था, बस शोर हो रहा था तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा अब थोड़ी सी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ भाई। हमारे पास फैज़ान साहब ने हमें मैसेज किया कि भाई इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, कुछ इस तरीके से उन्होंने मैसेज किया है। बेटा आपने इसकी डेफिनेशन लिख दिया बच्चे। अब फैज़ान ज़रा इसको इस तरीके से समझो बेटा
कि आप बस ये समझ लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका नाम क्या है या आपके नाम का मतलब क्या है, और आप मुझे ये बताना शुरू कर दो कि सर मैं इंसान हूँ, मेरी 2 आँखें हैं, मेरा 1 नाक है, ये बताना शुरू कर दो। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए बच्चे, मुझे आपके नाम का मतलब चाहिए, इनके मुझे कंप्यूटर के नाम का मतलब चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो बात है ये हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे आगे जाके इस डेफिनेशन का भी क्या मतलब होता है। ये कल के टीचर्स का है, ठीक है, मैंने अर्शला को बता दिया। 6 to 8 ज्वाइन हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद भाई हमारे पास हैं लाइबा कदीर। बेटा आप बात करना चाहोगे? लाइबा कुछ बताना चाहोगे कि क्या है, क्यों है और किस तरह है? आई मीन इसका मतलब क्या है? जस्ट अ गेस, कोई भी कुछ भी हो सकता है, गलत बताओ सही बताओ, कोई इशू नहीं। ओ मैमा इजाज, अरसम, लाइबा जावेद। वैसे मेरे पास इस वक्त 2 लाइबा जावेद एडेड हैं और तीसरी और ऐड हो रही है, मतलब खैर कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में। चलो अच्छा, हमारे पास मुबशिर साहब ने बिल्कुल सही बात बताई कि भाई जो कंप्यूटर वर्ड है ये लैटिन ज़बान से निकला हुआ एक वर्ड है। लैटिन ज़बान के अंदर एक वर्ड होता है कंप्यूट, और वहाँ से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। अब ज़रा सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। मैंने कहा कंप्यूट, आपको पता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। जब मैं इसके आगे आर लगा देता हूँ तो क्या बन जाता है? कंप्यूटर, मतलब कैलकुलेशन करने वाला या कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाला। आपको जैसा अच्छा लगे आप वो समझ सकते हो। तो भाई बताने का मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी चीज़ जो कैलकुलेशन करे। अब मेरा एक सवाल यहाँ पर, अगर मुझे कैलकुलेशन करवानी थी बेटा तो मैंने कंप्यूटर इजाद क्यों किया? मैं कैलकुलेटर से काम चला लेता। वाई? ज़रा सोचने वाली बात है ना भाई, कि अगर मुझे यही काम करना था तो मैं कैलकुलेटर चला लेता। मैंने कंप्यूटर से काम क्यों लिया? क्यों बनाया कंप्यूटर मैंने? और जबकि अगर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 18th सेंचुरी के अंदर कैलकुलेटर बन चुका था, प्रॉपर था। और जबकि कंप्यूटर जो है हमारे पास वो 90 जो है तकरीबन 40 के अंदर जाके ज़रा होश में आना शुरू हुआ है, मतलब बनना शुरू हुआ है अप्रोक्स। तो क्यों हम लोगों ने इतने साल मेहनत की, इतना पैसा ज़ाया किया, आप लोगों का अलग सब्जेक्ट बन गया, वाई? कोई बता सकता है भाई? जी भाई मुबशिर भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं, आप मेरे पास पहले मौजूद हैं इस वक्त। सर इसमें स्टोरेज डिवाइस भी है, डिस्टेंस भी है। कैलकुलेटर में तो सिर्फ कैलकुलेट कर देता, यार बेटा एक कैलकुलेशंस सेकंड, नहीं एक करता सेकंड, और भी बहुत। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। आपने कहा कि भाई इसके अंदर स्टोरेज है या मेमोरी कह लो, बात एक ही है, ठीक है। और क्या है, और क्या है बेटा? कोई डिसीजन ले सकता है, सिंपल डिसीजन ले डिसीजन। सकता है, ठीक है। और मैं भी आपकी बात को एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा। बस सर। बस देखो बच्चे, स्टोरेज, आपकी स्टोरेज या मेमोरी आपके कैलकुलेटर में भी होती है। कभी आपने गौर से देखा हो तो अपने कैलकुलेटर के ऊपर एक छोटा सा कॉर्नर के ऊपर, अमूमन लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है वो एम का बटन लिखा हुआ आता है, अमूमन। कभी गौर से देखा है? आपका कैलकुलेटर भी, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है और जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, वो भी तकरीबन इस काबिल होता है कि वो अपने अंदर कुछ डेटा स्टोर कर सके। तो हमारे पास तो भाई ये चीज़ है, मतलब हम लोग तो स्टोरेज कर सकते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। और डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आप लोगों को अगर मालूम हो साइंटिफिक कैलकुलेटर का, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर अगर आप लोग जो हो ज़्यादा चीज़ कर लेते हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई 2 डिवाइडेड बाई 0 या 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों के ऊपर आपका जो कैलकुलेटर है वो मैथ्स एरर दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या है कि आपका कैलकुलेटर भी डिसीजन ले रहा है और स्टोरेज रख रहा है। तो रीज़न क्या है बेटा कि हमें कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर बनाना पड़ा? समझ में आ रही है आपकी बात को मैंने कैसे आंसर किया? मतलब क्लियर है, समझ में आ रही है मेरे आंसर्स? जी मुबशिर, कोई मसला है?
जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चे। थोड़ी सी बात समझ में आई नो मेरी सर। कि नहीं आई? समझ में नहीं आई? हाँ, आ गई सर। अच्छा चलो ठीक है। जी भाई अल्तमश, अब आपकी बारी, जल्दी से बताएं भाई, क्या रीजन है व्हाई डू वी क्रिएट कंप्यूटर? कंप्यूटर तुम लोगों से पूछ रहे हैं चीफ के, क्यों बनाया मुझे, क्यों, व्हाई? सर क्या पता इन्होंने कैलकुलेटर बनाने के बाद जब हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश। भी कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो इन्होंने कंप्यूटर भी बना दिया। फिर कंप्यूटर जब ज्यादा बड़े हुए, उन्होंने उसका साइज छोटा कर बाहर और भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। बेटा देखो, ये नानी का घर तो है नहीं कि मतलब फारिग बैठे हुए हो तो भाई ये कर लो। देखो आपने जो बात की वो ये वाली थी कि भाई उनका दिल चाहा उन्होंने बना दिया। मगर बेटा एक बात याद रखो, साइंस में जो है ना, या तो एक्सीडेंट्स होता है, यानी कि अचानक से कोई चीज बन गई, बगैर सोचे समझे कोई चीज बन गई, ठीक है। मगर अमूमन जगहों पर ये होता है कि भाई किसी ना किसी प्रॉब्लम को नजर में रखते हुए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो भाई अब आपके ऊपर है, अब आप क्या समझ रहे हो? आपने ये कहा कि भाई उनको ये लगा होगा कि बनाना चाहिए तो उन्होंने बना लिया, तो बेटा रीजन क्या है? रीजन पूछ रहा हूँ, व्हाई? जी भाई सादिया, अब आपके ऊपर है। सादिया, किसी को नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ भाई सादिया। हेलो सादिया। क्या बताऊं सर? बेटा ये बताओ कि जी हम लोगों ने कंप्यूटर क्यों बनाया? इनके हमें कंप्यूटर क्यों कैलकुलेशन बनाया? करवानी थी एक ना। सेकंड। सवाल पता है ना मेरा? हाँ हाँ। हाँ बताओ फिर। Computer is an electronic and calculating data processing machine which first take input as data, stores it in memory, processes under given instruction, and then give us the desired result as information. ये जो आपने पढ़ी है ना बेटा डेफिनेशन, ये आपकी बुक के पेज नंबर 1 पे लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। मैं डेफिनेशन पूछ नहीं रहा, मैंने पूछा भाई सादिया तुम नहीं कौन हो? नहीं सर, नोट्स में सर, तो नोट्स है। नोट्स, नोट्स कर लो यार। आई मीन मैं लिखी बता हुई दिया। पढ़ रहे हो ना आप? देखो मेजर क्या है, लिखी हुई पढ़ो, खत्म हाँ कहानी। बेटा मैंने ये पूछा कि मेरा कैलकुलेटर भी तो कैलकुलेशन करता है, मैं कंप्यूटर क्यों बनाऊं फिर? मैंने कंप्यूटर को क्यों सर, बनाया? बस सच के सॉरी, ऐसे ही बना दिया होगा ऐसी किसी बिला ने। वजह फारिग बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, चलो कंप्यूटर ही बना लेते हैं, ऐसे ही सीन। बिल्कुल। क्या बात है बेटा, आपकी सलाम है आपको बेटा। आपकी अजमत को सलाम है बेटा, 21 तोपों की सलामी है बेटा आपको। अच्छा हाँ भाई अब्दुल रहमान, जल्दी से बताओ बच्चे। बेटा देखो सबने जवाब देना है तो जल्दी जल्दी से बताओ, शाबाश। अच्छा भाई हाँ भाई बच्चों, जल्दी से बताओ भाई। अलिशबा शाकिर और सम अब्दुल रहमान नहीं बता रहा। अच्छा जी, अलिशबा शाकिर। जी बेटा बताओ भाई जल्दी से। हाँ बच्चे बताओ क्यों। सर बना है। सॉरी सर मुझे नहीं समझ में आया बच्चे, प्लीज दोबारा, प्लीज दोबारा बच्चे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। एन नवाजिश होगी बेटा, आप दोबारा से बता दें मुझे। अलिशबा शाकिर हमसे कुछ समझ नहीं आया। बेटा तुम मैसेज कर दो मुझे, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है मेरे पास। और सर क्या पूछ रहा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने कंप्यूटर क्यों बनाया?
मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा अब्दुल रहमान। अच्छा लाइबा बेटा जल्दी से बताओ कि क्या आपने समझा इसके बारे में, क्या बताना चाह रहे हो आप, कुछ पूछना चाह रहे हो या आपका क्या जवाब है इसके बारे में? लाइबा जो है हमसे नाराज हैं। अच्छा अल्तमश से बात हो चुकी है, सादिया से बात हो चुकी है, उमैमा इजाज। जी भाई उमैमा। हाँ भाई उमैमा जल्दी से बताओ क्या बात है बेटा इसमें। आई मीन हम लोगों ने क्यों कंप्यूटर बनाया जबकि हमारे पास कैलकुलेटर था? अच्छा जी देखो बेटा, हमारे पास ना जिसे कहना चाहिए कि दो चीज़ें, हमारे पास कंप्यूटर था और उससे पहले हमारे पास था कैलकुलेटर। जब हमारे पास कैलकुलेटर था बेटा, वो कैलकुलेटर हमारे पास सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स को समझता और उसके ऊपर काम करता था। तो हम लोगों को ज़रा एक बुरा लगा कि यार ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स थे उन्होंने बुरा माना कि भाई हम क्या करें, हम फारिग थोड़ी बैठेंगे। तो हुआ ये कि बेटा हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ बनाने का सोचा जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स और ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स के ऊपर काम कर सके, और उस चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर क्यों बनाया था हम लोगों ने? इस वजह से बनाया था ताकि हम लोग 0 से लेकर 9 तक के अल्फ़ाबेट्स और 0 ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स को 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स और ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर हम लोग काम कर सकें। आज आप लोग ज़रा देखते तो आप लोग उसके अंदर टाइपिंग भी करते हो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर, जबकि यहाँ पर कोई टाइपिंग नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स होते हैं। ये बेसिक फ़र्क है बेटा कैलकुलेशन का, ये याद रखना बेटा, ये बिल्कुल बेसिक फ़र्क है। अच्छा चलो खैर, अब ये बताओ आप लोग कि इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो समझ में आई हो? जी भाई कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको समझ में आई हो? अलिशबा शाकिर। जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आई बात कि हम लोगों ने क्यों कंप्यूटर बनाया, किस रीज़न के तहत कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया था? मुबशिर साहब कोई मसला है तो पूछो भाई, अगर आप लोगों में से कोई भी कुछ भी पूछना चाह रहा है तो पूछो। जी अब्दुल रहमान कुछ कहना चाहोगे? कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? सादिया। जी हाँ बच्चे बताओ भाई, कोई मसला है, कुछ समझ में आया? पहले तो तुम ये बताओ। आया तो है। आया तो है। अच्छा ये बताओ कि बहुत बुरा समझ में आया, आई मीन समझा दोगी तुम ये किसी को? नहीं नहीं, तौबा करें सर। नहीं मैं नहीं धोखा कर रहा, आप बताएं, आप बताएं, आप पढ़ा लेंगी ये चीज़? पढ़ा नहीं लूंगी, पढ़ लूंगी। चलो ऐसा कर लो। अच्छा जी हाँ भाई उमैमा, उमैमा इजाज, क्या आप ये समझा सकती हैं, मतलब आपको समझ में आई ये बात? जी सर इनके पास जाएगा कौन समझना। नहीं मैंने उससे पूछा नहीं कि वो समझाएगी कि नहीं समझाएगी। जी ये बहुत बुरी बात है। अच्छा अरसम भाई। जी अरसम भाई समझ में आई बेटा कोई बात या कुछ पूछना है तो गो अहेड। फैजान साहब, लाइबा कदीर, बेटा लाइबा आप मैसेज करो भले, अगर आप नहीं बोल रहे तो मैसेज करो। आपको समझ में आ रही बात कि नहीं, मुझे ज़रा जल्दी से बताओ। मुबशिर अहमद बेटा क्लियर है बात, समझ में आई? यस सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब्दुल रहमान,
अल्तमश, अल्तमश जल्दी से बताओ भाई। क्या सर? बेटा ये दोनों में फर्क जो मैंने अभी बात बताई कि क्यों हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया, तो वो उस वाई का मतलब आपको मिल गया? नहीं सर, वाई का मतलब नहीं मिला। नहीं मिला। मैंने अभी आपको बताया था कि कैलकुलेटर में क्या फ़र्क था जो अब हम लोगों ने कंप्यूटर में आके सॉर्ट आउट किया, आई मीन उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आप बता सकते हो कि क्या था, आई मीन समझ में आया है या नहीं? सर वो मैं जरा सुन नहीं रहा था। क्यों बच्चे, क्या हुआ? सर वो दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर रहा था। शाबाश। चलो अब सुन रहे हो? मैं दोबारा बता दूं आपको। जी सर। तो ज़रा देखो बेटा, हमारे पास जो कैलकुलेटर था बेटा, वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को समझता था। ठीक है, तो ये देखने के जी बाद एहसास कमतरी में चले गए ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स। तो जी इनके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंप्यूटर इजाद किया। तो कंप्यूटर क्या करता है भाई, ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स और उसके साथ साथ 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को भी पढ़ता और समझता है। मतलब इन दोनों के ऊपर काम करना जानता है, जबकि कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के ऊपर काम करता है। कुछ क्लियर है बात? जी ठीक है, जी। ये बात ज़रा समझ लेना। ये वक्त के साथ साथ आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। वैसे तुम दूसरी डिवाइस से लॉगिन क्यों हो रहे हो बेटा? सर वो मोबाइल चाहिए था मेरे को। अच्छा चलो खैर, कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा आओ भाई, ज़रा थोड़ी सी बात को करता है। अच्छा वैसे बुक है आप लोगों के सामने? जी सर है। ठीक है। अच्छा ज़रा बुक का कवर खोलो, बिल्कुल खोली नहीं है, मतलब बुक सिर्फ बिल्कुल बंद करके सामने रखो अपने। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। बुक का जो कवर है बेटा, वहां पर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के आगे साइंस क्यों लगाया बेटा इन्होंने? साइज को बुरा लग गया होगा फिर। एक सेकेंड, सॉरी, दोबारा बोलो बेटा। साइज को बुरा लग गया होगा, आ गई वो खुद। वाह, नहीं मतलब बेटा ये कोई वो थोड़ी है कि सराहा थोड़ी कोई जिसका दिल चाहा आ जाए। अब इस तरीके से तो कंप्यूटर केमिस्ट्री भी बन जाते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, कंप्यूटर में एटीट्यूड है। वाह कंप्यूटर, क्या बात है बेटा। नहीं मतलब सलाम है आपकी अजमत को बेटा। अच्छा भाई, हाँ भाई मुबशिर भाई, कोई बताएंगे इसके बारे में कि व्हाई डू वी राइट साइंस? सर आगे जाके कंप्यूटर साइंस। आगे जाके, तो अभी क्यों लिखा है आगे जाके लिखते हैं? सर नो आइडिया। नो आइडिया। कोई बताना चाहेगा या मैं बस इस बात को बताऊं, खुद बता दूं? चलो अच्छा भाई मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, साइंस का मतलब होता है मालूमात हासिल करना, मतलब जानना। ठीक है, टू नो। अच्छा, और जब मैं इसकी बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस, तो इसका मतलब बन जाता है कि कंप्यूटर के बारे में मालूमात हासिल करना। देखो कंप्यूटर हमारे पास बहुत बाद में आया था, जबकि हमारे पास बायो केमिस्ट्री वगैरह ये बहुत पहले के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो सारी आती ही कंप्यूटर आई मीन साइंस के अंदर है। बट कंप्यूटर जो है वो बहुत बाद में आया। तो इसको हम लोगों ने किस ब्रांच में रखे, यानी कि इसको कहाँ पर रखें? तो इसको भी हम लोगों ने साइंस के अंदर ही रखा कि भाई इसके बारे में तो जानेंगे ना हम लोग। तो इसलिए हम लोगों ने इसको साइंस के अंदर रखा कि भाई ये साइंस की कैसी ब्रांच है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते और समझते हैं। इसलिए हम लोग इसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं। ठीक है, और यकीन करो अभी तक हम लोगों ने आज की जो क्लास थी हमारी 1 घंटे की, उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ चंद बातें की हैं और हम लोगों ने बुक को खोला तक नहीं है। और अभी तक हम लोगों ने भी नहीं बात की कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सारी बातें बेटा जो आप लोग करोगे वक्त के साथ साथ, हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सुकून से पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आप लोग पूछना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, तो जरा जल्दी से पूछो भाई, जल्दी से बताओ मुझे। जी बेटा, कुछ कहना चाहते हो?
किसी को कुछ पूछना है? चलो, और फिर मैं तुम लोगों से एक सवाल कहता हूँ। आज का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा सवाल है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं सवाल करूं या आप लोग खुद ही बता दोगे मुझे? एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आप लोगों को आज तक आप लोगों ने कौन कौन सी फील्ड्स देखी हैं जिनमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? जरा जल्दी जल्दी से कमेंट्स पे आ जाओ, या वैसे बता दो मुझे। छोटी छोटी से नाम लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं। फील्ड्स के नाम ऐसे बताओ जहां पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। हाँ भाई मुबशिर, जल्दी से, शाबाश। हम लोग अब वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ 7 मिनट्स रह गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। जी भाई मुबशिर, कुछ कहना चाहोगे? उमैमा, फैजान। बिजनेस की फील्ड। हाँ बेटा, अरसम, क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी से बताओ। सर सवाल क्या है बेटा? सवाल ये है कि कंप्यूटर की कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता? नहीं होता। मैंने सवाल थोड़ा सा चेंज किया भाई, मैंने कहा है नहीं होता। चलो एक काम करते हैं भाई, आप लोग इसके बारे में ज़रा सोच समझ के आओ। मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है भाई। कल जब आप लोग आओगे तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ भाई। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सवाल। बस नेट पर आप लोग अगर 10 मिनट भी इस्तेमाल कर लो नेट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता। ये एक नन्हा सा होमवर्क है, बेसिकली सर्च करने को दे रहा हूँ आपको। आप लोग सर्च करके आओ ताकि पता चले कि भाई आप लोगों ने कुछ किया है, कुछ समझा है इसके अंदर। ठीक है, कोई मसला है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ के कहो। नन्ना कॉपी में लिखना। फैजान ने कहा है डॉक्टर की फील्ड में होता है। बेटा होता है कि नहीं होता? फैजान क्या कहना चाह रहे सर हो? जी बेटा, बोलो बच्चे, क्या हुआ? सिर्फ सर्च करना है ना, लिखना तो नहीं है ना 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 कहीं ना, का। बस सर्च करना है, अपने दिमाग में उसको रख लेना या अपने फिर पेपर मैं के अपने फिर पास एक जगह पे नोट कर लेना। कल मैं पूछूंगा तो मुझे बता देना कि भाई सर ये था जो हम लोगों ने किया। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, शायद फिजिक्स की है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग जो हो उस क्लास के लिए ज़रा तैयार हो जाओ। यहाँ से लिंक नहीं छोड़ना, यहीं पर ही दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अपने आप को यहाँ से लॉग आउट नहीं कीजिएगा, यहीं पर दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस आप लोगों ने अगर पानी वानी पीना है तो अभी 5 मिनट है, मैं 5 मिनट आपको ग्रेस दे रहा हूँ। आप लोग जाके करके आ जाएं अपने काम वाम। सही है, समेट लो अपना जो भी कुछ करना आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास में मैं लेफ्ट कर रहा हूँ अपनी क्लास, आप लोग यहीं पर रहेंगे ताकि आप लोगों की क्लास को मैनेज किया जा सके, मतलब आगे कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है भाई, अगर कुछ पूछना हो बेटा तो बिल्कुल पूछ लेना। आप लोगों के पास वो है, कल की क्लास है, कल क्लास में पूछ लेना। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को इजाज़त दूंगा भाई। खुश रहो अपने खर्चे पे। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, आप लोग अपने आप को यहाँ से वो नहीं करना, रिमूव नहीं करना। ठीक है, आप लोग अपने आप को यहाँ से रिमूव नहीं करना। ठीक है भाई, चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। लास्ट करना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपकी फ़िज़िक्स की क्लास का जो है वो सेकंड लेक्चर है। पहले जो है ज़रा कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आ गई थी या कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी डेफिनेशन जिसमें आप लोगों को मसला हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, अब आप लोग जो है कल के टॉपिक के हवाले से आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछें। कल हम लोगों ने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। लेकिन ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। क्या हुआ? अच्छा, ये सुमैया विरासत ने जो है वो सवाल किया है कि प्लाज्मा फिजिक्स बता दें। अच्छा बेटा, प्लाज्मा फिजिक्स जो है कल आपने डिफाइन किया था, मैं एक दफ़ा दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन प्लाज्मा फिजिक्स जो है इसके अंदर असल में प्लाज्मा को स्टडी किया जाता है। लेकिन आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो देखें, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे पास। पहला स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा क्या है, गैस। और जो चौथी स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा असल में एक ऐसी चीज़ है जो कि ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है और ना तो गैस है। अच्छा, प्लाज्मा बनता किस तरीके से है? लेकिन जब गैस को हीट किया जाता है तो हीट होने की सूरत में उसके अंदर, उसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं। एक मौका आता है कि हीट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल जाते हैं तो वो जो चीज़ है आपके पास, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दोबारा समझने की कोशिश करें, मैंने खा लिया भैया। प्लाज्मा क्या चीज़ है? सही जी, प्लाज्मा क्या चीज़ है दोबारा समझे। 4th स्टेट ऑफ मैटर है
जो कि ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। जब गैस को हीट किया जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन में वो जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। अच्छा, प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर क्या किया जाता है कि प्लाज्मा को स्टडी किया जाता है, उसके बारे में चीज़ों को देखा जाता है, उसके जो लॉज हैं, उसकी जो और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा फिजिक्स की अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल बताऊं तो देखें, प्लाज्मा फिजिक्स की एग्जाम्पल जैसे आपके पास फायर है, तो ये वो जो आग है, वो आग जो जल रही है वो ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, बल्कि वो क्या चीज़ है? वो प्लाज्मा है। सही है। तो ऐसी चीज़ों को जब डिस्कस किया जाता है तो वो प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर किया जाता है। देखें, प्लाज्मा फिजिक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको दोबारा देख लें। प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर comprising charged particles. Plasma are usually created by heating a gas until the electrons become detached from their parent atom or molecule. सही है। तो प्लाज्मा फिजिक्स असल में जब प्लाज्मा को क्रिएट किया जाता है, देखें जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, प्लाज्मा आर यूजुअली क्रिएटेड बाय हीटिंग अ गैस। उसको जब तक हीट किया जाता है जब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर से क्या हो जाएं? निकलना शुरू हो जाएं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब जब प्लाज्मा को हम लोग स्टडी करते हैं तो वो प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। यानी जिस फील्ड में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लोग प्लाज्मा को स्टडी करेंगे वो ब्रांच क्या कहलाएगी? प्लाज्मा फिजिक्स कहलाएगी। अच्छा, ये प्लाज्मा को मैंने जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की। बच्चे कह रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, और बेटा किसी का कोई सवाल हो तो और पूछें, चैट में आप लोग सवाल पूछें। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मैं आप लोगों से फीडबैक ले लेता हूँ कल के लेक्चर का। ज़रा जो हमने ब्रांचेस पढ़ी थी उसके बारे में कुछ लोगों से अगर मैं कुछ सवालात करूं। देखें, पहले मैं ज़रा ब्रांचेस की जो है वो जो लिस्टिंग है हमारे पास उसके ऊपर आ जाते हैं। देखें, ये हमारे पास ब्रांचेस की लिस्टिंग है। इनमें सबसे पहला है मैकेनिक्स। सही है। अच्छा, उससे पहले अगर मैं किसी से फिज़िक्स की डेफिनेशन पूछूं कि फ़िज़िक्स असल में क्या चीज़ है, सही है, तो अगर कोई जवाब देना चाहे तो जो है वो जवाब दें अपने माइक में। जी बेटा, फिज़िक्स जो है आसान अल्फाज में अगर कोई समझाना चाहे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। कोई बताएगा? अच्छा, एक एक करके मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ। energy along with the interaction between। अच्छा बेटा, अब्दुल रहमान, अब्दुल राफे, क्या बेटा आप बता सकते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन? फिजिक्स का क्या मतलब है? कल आप लोगों को समझाया था फिजिक्स क्या चीज़ होती है। हाँ बेटा अब्दुल राफे बोलिए। अच्छा, कोई दूसरा बताना चाहेगा? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बेटा बताइए फिजिक्स क्या चीज़ होती है? वो सब पूछ रहे तब तक हम बताओ क्या चीज होती है बता। फिजिक्स इज द
physics. In physics, we can study the तुम लिखो, मैं बता रही हूँ, तुम लिखो फिजिक्स इन फिजिक्स लिखो इन फिजिक्स we can study of matter. अच्छा बेटा, कोई और अगर बताना चाहे? अलिशबा, आप बताना चाहेंगी कि आपको कल फिजिक्स की डेफिनेशन समझाई थी, उसमें क्या समझ में आया? ये कल क्लास में पास था तो समझ आया। अच्छा सही है बेटा, थोड़ा सा ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, इसको ज़रा एक दफ़ा और रिव्यू कर लें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैकेनिक्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की जो है वो मोशन को डिस्कस करते हैं, सही है। मैकेनिक्स की जो है वो फिर आगे मज़ीद दो ब्रांचेज हैं, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के जो इफ़ेक्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर एटम को डिस्कस करते हैं, एटम के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर जो दो मुख्तलिफ एटम्स के न्यूक्लियाई जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके बारे में जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर की जाती है। प्लाज्मा फिज़िक्स अभी मैंने आपको डिटेल में जो है वो समझाया। इसी तरीके से बायोफिज़िक्स यानी बायोलॉजिकल जो मेडिकल की फील्ड है उसके अंदर जब फिज़िक्स की बहुत सारी इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी मशीनरीज़ हैं। इसी तरीके से जो रिएक्शंस हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो बायोफिज़िक्स के अंदर जो है पढ़ा जाता है। एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर आप लोगों को क्या बताया था कि जो हमारे पास हेवनली बॉडीज़ हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में जब स्टडी की जाती है तो वो एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर की जाती है। अच्छा, ये सारे तो कल के टॉपिक्स थे। आज जो है वो हम अपने नए टॉपिक के ऊपर आते हैं। कल का जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो होमवर्क में आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी थी कि फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस जो हैं, जो डेली लाइफ में फ़िज़िक्स हम लोग जो फ़िज़िक्स की जो एप्लीकेशन है उनको जो है वो नेट से सर्च करना था। तो आज जो है हमारा जो पहला टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फिज़िक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ सम ऑफ देम आर एज अंडर। कुछ बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहे हैं, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द अजान इज कॉल्ड फ्रॉम अ मॉस्क ऑन अ लाउड स्पीकर।
A loudspeaker itself is a wonder of physics. सुबह सुबह जब अजान हो रही होती है मसाजिद से, तो वो अजान जो है वो लाउड स्पीकर के ऊपर दी जा रही होती है। अच्छा, ये लाउड स्पीकर जो है ये डेवलप किस तरीके से हुआ? ये फिज़िक्स के लॉस को देखते हुए और फिज़िक्स की जो है चीज़ों को सामने रखते हुए इसकी मदद से जो है वो लाउड स्पीकर को जो है वो डेवलप किया गया। हमारे पास आगे जो है बुक के अंदर जो एक चैप्टर है साउंड, वहाँ पे मज़ीद जो है इस चीज़ को जो है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, द कंप्यूटर, तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, द सोलर सेल and numerous such appliances which are facilitating our lives are the fruits of the hard work of physicists. अच्छा, ये जो फिजिक्स लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये यानी जो फिजिशियंस हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। जो फिज़िक्स के जो माहिरीन हैं, जो फिज़िक्स के जो जिन्होंने फ़िज़िक्स की फील्ड में जो है वो बड़े बड़े काम किए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि द कंप्यूटर, द टेलीविज़न, ये कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, सोलर सेल है, इसके अलावा बहुत सारी अप्लाइंसेस ऐसी हैं जिनके जो हमारी ज़िंदगी को फैसिलिटेट कर रही हैं, हमें आसानियाँ जो हैं वो फराहम कर रही हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो जो फिज़िक्स थे, जो फिजिशियंस थे जिन्होंने जो है इस फील्ड के अंदर काम किया, ये उनके हार्ड वर्क की जो है वो बरकतें हैं, उनका फल है कि उसके नतीजे में जो है हमें ये सारी चीज़ें मिली। देखें, आप कंप्यूटर को देखें, टेलीविज़न को देखें, इन तमाम चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़िज़िक्स का लॉ, कोई फ़िज़िक्स की इन्वेंशन, कोई फ़िज़िक्स से रिलेटेड चीज़ आपको जो है वो ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, इसके बारे में कल थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि जो एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, लेज़र हैं, ईसीजी है, फाइबर ऑप्टिक्स हैव ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये जो हमारे पास मेडिकल की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं और लेज़र के ज़रिए से जो है मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस किए जाते हैं। ये ईसीजी होता है, ये हार्ट का किया जाता है, हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए, हार्ट की वर्किंग को चेक करने के लिए। इसी तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स आपने नाम सुना होगा। फाइबर ऑप्टिक्स असल में क्या चीज़ होती है? ये जो वायर्स हैं, जिस वायर के ज़रिए से आपके पास जो है वो करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, फाइबर ऑप्टिक्स असल में इसी की जो है वो एक डेवलप्ड और एक एडवांस फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है और वो जो है वो ग्लास से बनी हुई होती है और उसकी स्पीड जो है वो आम तार के मुकाबले में जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आपको मालूम है जैसे आजकल जो है वो जो मॉडर्न इंटरनेट सिस्टम है वो पूरा फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है? रिलाई कर रहा है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये भी जो है वो क्या है? फिज़िक्स की जो है वो यानी इन्वेंशन के अंदर से। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, देखें क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। देखें, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने के लिए एक एलिमेंट है हमारे पास जिसे कहा जाता है यूरेनियम। उस यूरेनियम का जब रिएक्शन कराया जाता है तो उसके ज़रिए से जो है वो एक एनर्जी डेवलप होती है जिसे हम आम अल्फाज में जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है इससे बहुत सारे काम जो है वो किए जाते हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा काम इससे लिया जाता है आजकल, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, ये किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है और उसके अंदर क्या सिस्टम्स होते हैं, ये आप लोग आगे के चैप्टर में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये सिर्फ जो है वो जो है जंगों के अंदर और बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल नहीं होती,
बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करके उससे एनर्जी हासिल की जाती है और उसको जो है वो रोज़मर्रा के मामलात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कराची में एक इदारा है जिसे आप लोगों ने, आप में से सब ने देखा ही होगा, कैनप के नाम से। ये कैनप असल में क्या चीज़ है? ये कैनप है कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए से जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। सही है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो न्यूक्लियर के ज़रिए से हासिल की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जो है वो इसको जो है वो लोग जो है वो भेजते हैं, तो ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये पूरी फ़िज़िक्स की जो है वो क्या है, एक तरीके की इन्वेंशन है और फिज़िक्स के ज़रिए से जो है ये मुमकिन बना। इसी तरीके से पाँचवा पॉइंट देखें। पाँचवें पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि इंजन ऑफ कार्स, रेलवे कैरेजेस एंड एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए थर्मोडायनामिक्स असल में क्या चीज़ होती है? थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम जो है जो मोटर्स हैं, जो इंजन्स हैं, उन इंजन्स को डिस्कस करते हैं कि कोई इंजन है वो काम किस तरीके से कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, उसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है वो क्या की जाती है, स्टडी किया जाता है। तो पाँचवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि जितने भी इंजन हैं, जितने भी कार्स हैं आपके पास, उन सब का इंजन, उन सब के जो इंजन्स हैं वो फिज़िक्स के जो है वो लॉस के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो रेलवे कैरेजेस हैं, यानी जो आपकी ट्रेन्स हैं, उनके इंजन जो हैं वो भी जो है थर्मोडायनामिक्स और जो है ये फ़िज़िक्स के जो है इन्वेंशन है। इस तरीके से एरोप्लेन्स के अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो सारे, यानी आप जहाँ भी कोई भी आपको इंजन नज़र आएगा काम करता हुआ, वो सारे के सारे इंजन्स जो हैं वो असल में क्या हैं, वो फिज़िक्स की जो है वो वजह से पॉसिबल है, यानी फ़िज़िक्स ने उनको क्या किया है, इन्वेंट किया है। और इंजन जो है आप देखें, जैसे जनरेटर के अंदर भी इंजन मौजूद है। सही है। आप आपकी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो इंजन मौजूद हैं और उसके ज़रिए से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन हैं, ज़रा इसको ले लेते हैं। कल के होमवर्क के हवाले से जो है वो पूछा जा रहा है। कल का होमवर्क जो है वो रजिस्टर में नहीं करना, वो सिर्फ मैंने आप लोगों को ये जो आपके पास आज जो मैं आपको स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, ये ही मैंने आप लोगों को सर्च करने को कहा था कि आप इसको जो है वो क्या करें, सर्च करें नेट के ऊपर। अब ये जो आपके सामने इम्पोर्टेंस मौजूद है, जब आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे तो आप इसको जो है अपने रजिस्टर में कॉपी डाउन कर लीजिएगा। तो कल की डायरी यही थी, ये जो आपके सामने मौजूद है यही कल की डायरी थी। अच्छा, एक जगह से जो है वो क्वेश्चन आया है कि डायनामिक्स का मतलब बता दें। डायनामिक्स का मतलब कल मैंने बता दिया था। डायनामिक्स असल में जो है जब किसी बॉडी की मूवमेंट को विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स जो है वो डिस्कस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है, जैसे मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई चेयर अपनी जगह पे रखी हुई है तो आप उसको क्या करेंगे, जब तक जाके उसको पुश नहीं करेंगे वो अपनी जगह से जो है वो हिलेगी नहीं, अपनी जगह पे ही रहेगी। तो ये आपने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाई। तो अब जो इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स कहेंगे। सही है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल फोर्स नहीं थी, आपने बाहर से फोर्स लगा के उसको क्या किया, उसको आगे बढ़ाया। तो ये डायनामिक्स कहलाती है। अच्छा, ये अब्दुल राफे साहब सवाल कर रहे हैं कि क्या सर्च करना है। बेटा ये जो आपके सामने मौजूद है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, यही सर्च करना था नेट के ऊपर, और अब तो ये आपके सामने मौजूद है, अब आप इसी को देख लें।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये सादिया हारून सवाल पूछ रही है कि सर ये जो स्लाइड है वो कॉपी में करनी है। बेटा ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो चैप्टर के आखिर में आप लोगों को जो है वो PDF पे जो है वो नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर उस नोट्स की मदद से जो है वो आप लोग जो है वो काम कर लीजिएगा। अच्छा, अगला टॉपिक है, देखें हमारे पास एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। पहले ज़रा एरर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एरर असल में है क्या चीज़? कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी और आपने जो मेजरमेंट की वो कुछ और आ रही है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एरर। देखें फॉर एग्जांपल, आपके सामने अगर कोई एक टेबल रखी जाए और आपको जो है वो स्केल दिया जाए और कहा जाए कि आप इसकी लेंथ को जो है वो मेजर करें। अच्छा, अब अगर उस टेबल की जो एक्चुअल लेंथ है वो थी 100 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और किसी ने जो है वो मेजरमेंट करने में जो है उसमें गलती की और उसका आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर उसका आंसर आ गया, हालांकि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 100 सेंटीमीटर, मगर उसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 80 सेंटीमीटर आ रहा है या 90 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस चीज़ को कहा जाता है एरर। यानी जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, एरर है। तो देखें एक्चुअल हमारे पास कितना था 100 और आपने जो कैलकुलेट किया एक्चुअल कितना था, देखें 100 और जो कैलकुलेट किया फॉर एग्जांपल 90। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। इसका मतलब 10 का हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। सही है, तो 10 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एरर। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। 3 टाइप्स हैं एरर के। उनमें सबसे पहला है पर्सनल एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा है हमारे पास रैंडम एरर या एक्सीडेंशियल एरर। इन तीनों टाइप्स को जो है वो फर्दर जो है वो क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या चीज़ है? कह रहे हैं इट इज़ द एरर विच बिलोंग्स टू द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इट कैन अराइज ड्यू टू मेकिंग एन एरर इन रीडिंग स्केल। देखें पर्सनल एरर का मतलब ये है कि ऐसा एरर जो किसी एक्सपेरिमेंट करने वाले शख्स से की गलती की वजह से हो जाए। सही है, यानी उसने रीडिंग को लिखने में जो है वो क्या कर दी, गलती कर दी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे कि टेबल को मेजर करने को कहा गया, उसकी एक्चुअल जो लेंथ थी वो 100 सेंटीमीटर थी। एक्चुअल लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, मगर किसी ने गलती से उसको मेजर कर दिया 90 सेंटीमीटर। ये जो एरर आया है ये इस शख्स की अपनी गलती की वजह से आया है। तो ऐसे एरर को क्या कहा जाएगा, ये जो टाइप ऑफ एरर है इसे क्या कहा जाएगा, पर्सनल एरर कहा जाएगा। सही है। दूसरी चीज़ है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, जिसे इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहा जाता है और इसका एक मशहूर नाम भी है ज़ीरो एरर। ये तीनों नाम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ज़ीरो एरर। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसे पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सिस्टमैटिक एरर अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस एरर is corrected mathematically to obtain the accurate result। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर से मुराद ये है कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी में कोई गलती है, उसकी वजह से जो एरर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है वो आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक डिवाइस है जिसे कहा जाता है वर्नियर कैलिपर। स्केल की तरह की डिवाइस होती है। अगर
उस वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस है उसके अंदर कोई ख़राबी है, तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आ रहा होगा, तो उस एरर को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। सही है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और दूं, अगर आप वेट कर रहे हैं, सही है, अपना मास नोट करना चाह रहे हैं कि आपका जो है वो वेट कितना है, और किसी वेट मशीन के ऊपर जो है वो आप लोग जो है अपना मास चेक कर रहे हैं, अपना वज़न चेक कर रहे हैं, और अगर उस मशीन के अंदर कोई ख़राबी है तो आपका जो वेट आएगा वो एक्चुअल नहीं आएगा, यानी अब उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और इस किस्म का जो एरर है वो क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। सही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है कि दिस एरर इज़ करेक्टेड मैथमेटिकली टू ऑब्टेन द एक्यूरेट रिजल्ट। अच्छा, ये जो ज़ीरो एरर होता है, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इसको करेक्ट करने के कुछ मैथमेटिकली जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन होते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो सिस्टमेटिक एरर को जो है वो क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसको ये जब आप लोग जो है अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उस प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो आप लोगों को ज़ीरो एरर को रिमूव करने का जो है वहाँ पे तरीका समझाया जाएगा कि अगर ज़ीरो एरर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद है तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो क्या है, रैंडम एरर, जिसे एक्सीडेंशियल एरर भी कहा जाता है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ एरर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विच में सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन। कह रहे हैं कि ये एरर ऐसा एरर है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से जो है वो पेश आ जाता है, और ये एरर जो है वो इंसान के कंट्रोल से जो है वो बाद औक़ात क्या होता है, बाहर हो जाता है, यानी इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन टेम्परेचर, वोल्टेज एक्सेट्रा। देखें, सडन चेंज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं और उस प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए फॉर एग्जांपल। अब अचानक से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि टेम्परेचर 100 होना चाहिए, मगर वो बढ़ के 110 हो गया, तो अब क्या होगा, उसके आंसर के अंदर एरर आ जाएगा, यानी उस एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगा। अब ये जो एरर है इसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। सही है। इसी तरीके से आप जो है किसी, एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और लाइट चली गई। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड था, उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। अब वो क्या हो गया, जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो अब उसकी रीडिंग के अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब इस किस्म का जो एरर है वो क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। सही है। अच्छा, अब्दुल राफी साहब सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ ज़ीरो एरर। बेटा, ये ज़ीरो जो सिस्टमेटिक एरर है इसी को ज़ीरो एरर भी कहा जाता है। ये तीन नाम आपको नज़र आ रहे हैं, सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ज़ीरो एरर, ये असल में तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई ख़राबी है तो वो जो एरर है वो क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा, या उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, या उसको जो है वो ज़ीरो एरर भी कह सकते हैं। सही है। ये हमने जो है एरर पढ़ा, और एरर की जो है वो तीन टाइप्स को जो है वो मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया। देखें, ये एरर थी, एरर की डेफिनेशन, और इसकी ये थ्री टाइप्स, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम और एक्सीडेंशियल एरर, इनको जो है वो क्या किया, हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। अच्छा जी, सुमेरा विरासत साहब कह रही हैं कि जो है वो समझ में आ गया है। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। अच्छा, साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड यूज फॉर द सर्च ऑफ द ट्रूथ
इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। देखिए साइंटिफिक मेथड से मुराद ये है कि किसी हकीकत की तलाश में जो है वो जद्दोजहद करना, मेहनत करना, सही है। अच्छा, इसको और डिटेल से मैं आगे के स्टेप्स में आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ होते हुए देखी, मैं एग्जांपल आप लोगों को ये दूँ कि आपने ये देखा कि जब आपने एक बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ फेंका तो थोड़ी देर बाद वो बॉल जो है वो नीचे आ गई। अब आपने ये चीज़ देखी, इसको ऑब्ज़र्व किया, अब आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों, बॉल को जब मैंने ऊपर फेंका था तो ये वापस नीचे क्यों आई, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इसको खींच के जो है वापस इसको नीचे लेकर आ गई। तो आप देखेंगे ये एक हकीकत है, आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे वो एक वक्त के बाद क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब इस हकीकत की सर्च में निकलना, इस चीज़ का नाम जो है वो क्या है, वो साइंटिफिक ये एक जो मेथड है, यानी इस हकीकत को तलाश करने के लिए आप जो मेथड अपनाएंगे उस मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब्दुल राफी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ग्रेविटी की वजह से होता है। मगर ये ग्रेविटी तो आपको पता है ना कि ग्रेविटी की वजह से होता है कि क्योंकि आपको बताया गया, मगर ये जिसने ग्रेविटी को कैलकुलेट किया था और ग्रेविटी को जो है वो डिस्कवर किया था कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है, उसने क्या किया था, उसने ये सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो किए थे। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद देखिए जो आखिरी स्टेप है लॉ, ये ग्रेविटी असल में क्या है, ये लॉ है। इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आखिर में जो हमारे पास लॉ आता है उसे जो है वो हम किसी बात को, यानी जो एक कह सकते हैं कि जो एक हकीकत है वो फिर सामने आ जाती है कि अच्छा ये हुआ क्यों। अच्छा अब देखें इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, इसको अभी मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सिद्रा मुशर्रफ जो सवाल पूछ रही हैं हाइपोथेसिस इज मीन, अभी मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको अगले स्टेप में। तीसरे नंबर पे है एक्सपेरिमेंट, चौथे नंबर पे है थ्योरी और पाँचवें नंबर पे हमारे पास क्या है, लॉ है। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखें। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी किसी भी नेचुरल फिनोमिना को आपने देखा और अपने 5 सेंसेस जो हमारे पास होते हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ एयर, ये तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए या किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या किया, उसको ऑब्ज़र्व किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी बॉल वाली, कि जब बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो गई, नीचे आ गई। तो ये असल में आपने क्या किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा, सही है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आर टेकन वेरी केयरफुली, ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन आर गैदर्ड अबाउट अ फिजिकल फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ये जो फिर आपके पास ऑब्जर्वेशन आई है, इसको जो है बहुत केयरफुली देखा जाता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, और उसके बारे में जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन हैं उनको क्या किया जाता है, गैदर किया जाता है, और फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। तो ये चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अच्छा पहले मैं आपको ये 5 जो डेफिनेशन हैं, जो 5 स्टेप्स हैं, इसके मेथड्स हैं, पहले मैं ज़रा उसको आपको समझा दूँ, उसके बाद जो है फिर मैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से दोबारा जो है वो समझाऊँगा। अच्छा अगला जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड का स्टेप है वो क्या है, हाइपोथेसिस। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। A hypothesis is a guess of a scientist in which he tries to explain the phenomena. अच्छा hypothesis का मतलब ये है कि वो जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, उस ऑब्जर्वेशन की जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, सही है। कि बॉल जो है वो ऊपर से इस तरीके से नीचे आई, थोड़ी देर तक ऊपर जाती रही, उसके बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, और फिर इस हाइपोथेसिस के अंदर जो साइंटिस्ट है वो एक गैस करता है कि हो सकता है कि ना इस वजह से जो है वो बॉल जो है वो नीचे आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल वो हाइपोथेसिस किसी साइंटिस्ट का ये भी हो सकता है कि भाई बॉल को जब ऊपर फेंका गया तो ऊपर हवा के प्रेशर ने उसको क्या किया, नीचे की तरफ धकेल दिया, ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है। किसी ने कहा नहीं,
जब वो जो है बॉल को ऊपर फेंका गया तो ऊपर आसमान से एक प्रेशर था, दबाव था, जिसकी वजह से बॉल नीचे आ गई। किसी ने कहा नहीं, ज़मीन के अंदर एक कशिश थी जिसने बॉल को क्या किया, अपनी तरफ खींचा। तो देखें हाइपोथेसिस मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर साइंटिस्ट अपना क्या करता है, हाइपोथेसिस पेश करता है कि भाई ऐसा हुआ होगा, कोई कहता है ऐसा हुआ होगा, मगर आखिर में जब उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसको एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो एक जो असल नतीजा है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यही वजह है, देखें आप आगे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो एक थ्योरी पेश की, बाद के लोगों ने जो है उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये असल में उस साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस था, उसने ये कहा, मगर बाद के लोगों ने जो है उसके हाइपोथेसिस को कैंसिल कर दिया कि नहीं इन्होंने जो कही थी बात गलत है, असल में इस तरीके से बात हुई। तो आसान अल्फाज में हाइपोथेसिस समझाना चाहूँ तो ये एक साइंटिस्ट का गैस है कि वो अपनी तरफ से उसको हाइपोथेसाइज करता है कि भाई इस वजह से ये चीज़ हुई होगी। अगले स्टेप पे आते हैं थ्योरी। थ्योरी हमारे पास क्या है, देखें थ्योरी की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें लिखा हुआ है, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इट इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। Scientists design a theory on the basis of hypothesis and give an elaborated explanation about the phenomena. यहाँ पे n नहीं आना चाहिए, सही है। हाइपोथेसिस को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि अच्छा आपने जो बात कही है वो हो सकता है कि ट्रू हो, सही है, जो आपने अपना हाइपोथेसिस पेश किया है हो सकता है वो सही हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। अच्छा अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं, ये आखिरी स्टेप में जाके जो है वो क्या होगी, कंफर्म होगी। तो हाइपोथेसिस को जब एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं वही सही हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करता है, उसको साइंटिस्ट डिज़ाइन अ थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की बुनियाद के ऊपर उस थ्योरी को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और उसकी जो है वो एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इस फिनोमेना के अंदर ये जो हुआ वो इस वजह से हुआ होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट मेक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ थ्योरी। अच्छा अब वो जो साइंटिस्ट ने थ्योरी पेश की, अब क्या किया जाएगा, उसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। क्या आया ये बात जो इन्होंने कही ये सही है कि नहीं है। If theory is proved by experiment, it is regarded correct and accepted. If the theory is not proved by experiment, it is discarded. अच्छा अब वो जो एक्सपेरिमेंट है, यानी वो जो थ्योरी पेश की थी साइंटिस्ट ने, अब क्या किया जाएगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अगर ये बात सही साबित हो गई, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बात सही साबित हो गई, तो उस थ्योरी को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर एक्सपेरिमेंट की सूरत में वो बात गलत साबित हो गई, तो उस थ्योरी को क्या किया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। जो हमारे पास लास्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, अच्छा ये सुमैया विरासत के सवाल का मैं जवाब अभी देता हूँ। पहले ज़रा जो है ये मैं लास्ट स्टेप को जो है वो डिफाइन कर दूँ। लास्ट है हमारे पास लॉ। लॉ क्या चीज़ है, कह रहे हैं व्हेन अ थ्योरी हैज़ बीन थॉरोली चेक्ड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस and it gives the same result, then it becomes a law. The law explains the observations and experiments about a physical phenomena. अच्छा जब उस थ्योरी को पास कर दिया जाता है एक्सपेरिमेंट की सूरत में, जो थ्योरी पास हो जाती है, अब वो पास होने के बाद क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। यानी अब वो उसने हकीकत का दर्जा जो है वो क्या कर लिया, इख्तियार कर लिया कि अब जो बात ये, अब जो थ्योरी इन्होंने पेश की थी भाई वो बिल्कुल सही है, और अब हर चीज़ के ऊपर जो है वो यही लॉ अप्लाई होगा। सही है। अच्छा जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं,
सुमैया विरासत ने सवाल किया है कि सर इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट थ्योरी फेल्ड, सो व्हाट वाज दैट ही हैड रॉन्ग हाइपोथेसिस, इट मींस रॉन्ग गेस ऑफ अ साइंटिस्ट एक्सेप्टेड देन इट फेल्ड। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि अक्सर ऐसा होता है कि थ्योरी को जो है वो फेल कर दिया जाता है। तो इसमें यही होता है कि जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस पेश किया था, जो उसका गैस था वो क्या था, गलत था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि शुरू में जो है यानी अर्ली टाइम्स के अंदर जो है ये तसव्वुर था लोगों का कि ज़मीन जो है वो बिल्कुल सीधी है। बाद में किसी ने जो है वो थ्योरी पेश की कि जो है वो ज़मीन सीधी नहीं है बल्कि क्या है, गोल है, ओवल है, कहा गया कि ओवल है। उसके बाद थ्योरी पेश की गई कि भाई ओवल नहीं है, वो क्या है, गोल है। तो ज़मीन क्या है, गोल है। तो ये मुख्तलिफ बातें जो हैं वो लोगों ने कहीं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब करके लोगों ने देखे तो कुछ बातें सही साबित हो गई, कुछ गलत हो गई। जो बातें गलत साबित हुई उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, जो बातें सही साबित हो गई एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उनको जो है वो लॉ बना दिया गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं समवन ऑब्जर्व दैट मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग मेटल्स। किसी ने ये बात देखी कि एक मैग्नेट का टुकड़ा है वो क्या कर रहा है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। अब ये उसकी क्या है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई, सही है। अच्छा, अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर उसने जो है वो कुछ अपना जो है वो माइंड सेट किया। उन्होंने कहा देन ही मेक सम कंसिक्वेंसेस दैट देयर माइट बी अट्रैक्शन इन मैग्नेट और मेटल। अब उसके दिमाग में ये बात आई, उसने गैस किया कि इसके अंदर जो है ये जो मैग्नेट मेटल को खींच रहा है, इसका मतलब या तो मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन पावर है या तो उस मेटल के अंदर अट्रैक्शन पावर है। अब ये उसने क्या किया, अपना हाइपोथेसिस पेश किया। अच्छा, फिर इसको जो है वो थ्योरी में डेवलप किया। कैसे? ही डेवलप अ थ्योरी दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मैग्नेट और मेटल। थ्योरी क्या पेश कर दी गई कि मैग्नेट में या मेटल में जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश की है, ये हकीकत नहीं है कि मैग्नेट को ऐसे डिस्कवर किया गया। ये एक मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट और लॉ जो है वो है क्या चीज़। अच्छा, फिर थर्ड स्टेप पे पहुँचे। थर्ड स्टेप पे क्या किया गया, देन ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय चेकिंग मैग्नेट एंड मेटल्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। चौथे स्टेप पे क्या किया गया, उस मैग्नेट को और मेटल को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ अट्रैक्ट करके देखा गया। पहले मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के साथ, फिर मैग्नेट को किसी मेटल के साथ, फिर मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ, फिर मेटल को मैग्नेट के साथ। जब ये चेक किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो इसके नतीजे में ये बात सामने आई कि जो अट्रैक्शन है वो किसके अंदर है, मैग्नेट के अंदर। ये जो मैग्नेट है आपका, इस मैग्नेट के अंदर क्या मौजूद है, अट्रैक्शन मौजूद है। मेटल के अंदर अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। इस चीज़ को क्या कर दिया गया, लॉ बना दिया गया, सही है। देखें, अब ये वाला जो हाइपोथेसिस था कि मेटल के अंदर अट्रैक्शन हो सकती है, मेटल के अंदर अट्रैक्शन हो सकती है, ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये वाला जो हाइपोथेसिस था कि मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन हो सकती है, ये क्या हो गई, पास हो गई। अब जो चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई उसका क्या बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा। अब देखें लॉ क्या बनाया गया, बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटीरियल टुवर्ड इटसेल्फ। अब लॉ ये बना दिया गया एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि मैग्नेट के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सही है। तो ये जो है वो आखिर में क्या बन गया, हमारे पास लॉ बन गया, सही है। अब जितने भी मैग्नेट हैं उन सब पे ये लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। ये लॉ अप्लाई होगा कि वो क्या करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल से मुराद वो चीज़ें जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, जिनमें ज़्यादातर जो है वो मेटल्स ही हैं। तो ये तमाम मेटल्स को जो है वो मैग्नेट अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो नॉन मेटल्स हैं, जो इंसुलेटर्स हैं, वो मैग्नेट जो है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए से मैंने आपको जो है ये पाँचवें स्टेप जो है वो समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा। कुछ आप लोगों के क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं।
अच्छा जी, अरीशा रिजवान कह रही हैं सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप क्या पढ़ा रहे हैं बता दें। बेटा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका हमारा टॉपिक चल रहा था साइंटिफिक मेथड, जो कि ख़त्म हो गया। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और है, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा क्लास का टाइम ओवर हो गया। ये वही वाली एग्जाम्पल है जो भी मैंने आप लोगों को समझाई थी। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट कम्स डाउन आफ्टर सम टाइम। सही है। ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास ये आई कि बॉल को जब फेंका गया तो वो थोड़ी देर में क्या हो गई, नीचे आ गई। सही है। इसके ऊपर हाइपोथेसिस क्या बना, देयर माइट बी सम फोर्स दैट इज पुलिंग और पुशिंग द बॉल। कोई फोर्स हो सकती है जो कि बॉल को या तो ऊपर से नीचे फेंक रही है या तो नीचे से क्या कर रही है, खींच रही है। फिर इसके ऊपर थ्योरी क्या पेश की गई, माइट बी देयर इज अ पुशिंग फोर्स फ्रॉम द स्काई और अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ दैट द बॉल इज एक्सपीरियंसिंग। सही है। तो ये जो है वो थ्योरी पेश की गई कि हो सकता है ऊपर से धक्का दिया जा रहा हो, ऊपर से स्काई की तरफ से कोई फोर्स आ रही हो, या ज़मीन क्या कर रही हो, इसको अपनी तरफ खींच रही हो। फिर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, डिफरेंट थिंग्स वर थ्रोन अपवर्ड और ड्रॉप फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। मुख्तलिफ जगहों से जो है वो चीज़ों को ऊपर फेंक के और ऊपर से नीचे फेंक के चेक किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो आखिरकार इस बात के ऊपर जो है वो कंक्लूड किया, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज़ कंक्लूडेड दैट देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ कॉल्ड ग्रेविटी। सही है। यानी ज़मीन क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। सही है। तो ये जो है वो आप लोगों को जो है वो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक था, साइंटिफिक मेथड तक। अच्छा, कुछ आप लोगों के सवालात हैं, देख लेते हैं। सर एनी होमवर्क फॉर टुडे, सर ये सारा वर्क जिस सर में करना है। अच्छा, आज का होमवर्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बस बेटा 1 मिनट में जो है आप लोगों को होमवर्क आज का जो है वो अच्छा बेटा, आज का जो आप लोगों का होमवर्क है, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है। सही है कि ये कल हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे और आप लोग जो है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में सर्च करके रखेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं और उन लोगों ने जो है वो क्या काम जो है वो क्या जो है साइंस की फील्ड के अंदर जो है वो काम किए। हाँ बेटा, सिर्फ सर्च करना है, उसको लिखना नहीं है, क्योंकि ये सारी जो है वो चीज़ें आपको कल के लेक्चर में मिल जाएंगी। आप लोग सिर्फ सर्च करें ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या काम किया। सही है जी। अच्छा बेटा, जितने आप लोगों को साइंटिस्ट के बारे में मिल जाए आप सर्च करें, 5 के बारे में, 10 के बारे में, जितने कर सकते हैं उतने करें। आयशा अरीशा रिजवान कुछ पूछना चाह रही हैं? जी पूछिए अरीशा रिजवान। नहीं बेटा, कल का भी नहीं लिखना, वो जो मैंने आज इम्पोर्टेंस वाली स्लाइड आप लोगों को समझाई थी उसी में से जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बेटा एक ही सवाल सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि होमवर्क कल का और आज का कहाँ करना है। बेटा कल का और आज का होमवर्क सिर्फ आप लोगों को सर्च करने के लिए दिया गया था कि आप लोग नेट पे सर्च करें, बस उसको कॉपी में नहीं करना। कॉपी में ये जो नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे उसमें से आप लोग कॉपी में काम करेंगे। सही है बेटा।
आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।